हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ हिस्ट्री का 8th चैप्टर कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पीजेंट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम विलेज कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की विलेज कम्युनिटी कैसे हुआ करती थी, कैसे कास्ट सिस्टम था, मैरिज कैसे होती थी, वहाँ आर्टिसंस क्या क्या काम करते थे, विलेज में रहने वाले जो किसान थे वो कौन से काम करते थे। सारी चीज़ें हम विलेज कम्युनिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही हम देख चुके हैं कि जो पीजेंट्स होते थे उनकी अपनी ज़मीन होती थी, वो अपनी ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। जहाँ तक अगर हम उनके सोशल एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो विलेज कम्युनिटी का ही एक पार्ट हुआ करते थे। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ करते थे, पीजेंट्स, पंचायत और द हेडमैन ऑफ द विलेज, जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। कास्ट एंड द रूरल मिलो, जाति तथा अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से जो पीजेंट्स थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिन्हें नीच समझा जाता था या जिनको छोटे कामों के लिए लगाया जाता था। हालांकि ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह से वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। उस टाइम पर सेंसस नहीं होती थी, जनगणना नहीं होती थी, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं उनसे हमें पता चला है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था जिनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं होते थे और वो जो है गरीबी की हालत में रहते थे। सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, दूसरी कम्युनिटीज़ में भी ये सब होता था और उन लोगों के साथ इस तरह से बिहेव किया जाता था जैसे आज दलितों के साथ किया जाता है। अगर हम दूसरी कम्युनिटीज़ में देखें तो मुस्लिम समुदाय में अगर हम देखें तो जो हलाल खोर, जिनको स्क्वेंजर्स भी कहा जाता है, ये जो है इनका काम गांव की सफाई करना होता था और ये लोग गांव की बाउंड्रीज़ के बाहर ही रहा करते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जदाऊ, जिनको द सन्स ऑफ बॉटमैन कहा जाता था, उनकी तुलना भी किसके साथ, स्लेव्स के साथ की जाती थी। समाज के जो निचले तबके में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच में सीधा रास्ता था, ऐसा बीच के समूहों में नहीं होता था। 17th सेंचुरी में जो मारवाड़ में एक बुक लिखी गई है जिसमें राजपूतों की चर्चा की गई है कि राजपूत किसान हुआ करते थे, और इसी बुक में जाटों के बारे में लिखा हुआ है कि जाट भी किसान होते थे। लेकिन जाटों की जो जगह है, जाटों की जो स्टेटस था वो राजपूतों से नीचे हुआ करता था। 17th सेंचुरी में राजपूत कुछ उत्तर प्रदेश के इलाकों में गौरव समुदाय, गौरव कम्युनिटी हुआ करती थी जो ज़मीन की जुताई का काम करते थे। उन्होंने भी ये दावा किया था कि वो राजपूत ही हैं। ओके, तो इस तरह से अलग अलग जातियां गांव में पाई जाती थी, कम्युनिटीज़ अलग अलग होती थी। जो नीचे कास्ट के लोग थे वो सब एक समान समझे जाते थे, लेकिन जो मिडिल कास्ट के लोग थे उन लोगों में डिफरेंस पाया जाता था, जैसे राजपूत और जाटों के बीच में। राजपूत ऊपर समझे जाते थे और जाट जो है उनसे नीचे समझे जाते थे। नेक्स्ट है पंचायत एंड द हेडमैन, के गाँव में पंचायत का क्या सिस्टम होता था और उसका हेडमैन क्या होता था। जो गांव की पंचायत होती थी वो गांव के एल्डर्स की एक असेंबली होती थी। ये ऐसे लोग थे जिनके पास अपने हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के राइट्स हुआ करते थे, यानी कि जिनके पास पुश्तैनी ज़मीन हुआ करती थी। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ पर पंचायतों में भी विविधता पाई जाती थी, यानी कि वहाँ पर जाति पंचायत होती थी और पंचायत जो फैसला करती थी उस फैसले को सबको मानना पड़ता था। पंचायत का एक मुखिया होता था जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। कुछ सोर्सेज से हमें ऐसा पता चला है कि मुखिया का चुनाव ये गांव के जो एल्डर्स होते थे वही करते थे, और मुखिया जो है अपनी पोस्ट पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के एल्डर्स का भरोसा उसके ऊपर होता था। अगर गांव के एल्डर्स का भरोसा उससे उठ जाता था तो वो उसको अपनी पोस्ट से हटा देते थे। गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब गांव का ये जो मुखिया था यही रखता था, और इसकी हेल्प उसमें जो है पंचायत का पटवारी करता था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है करप्ट मंडल्स का। करप्ट जो मुखिया होता है, हेडमैन था, उसमें लिखा हुआ है
कि ये जो हेडमैन मंडल होते थे वो अक्सर जो है अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते थे। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वो पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे, अपने टैक्स कम लिखते थे और उसका बोझ जो है दूसरे छोटे किसानों पर डाल दिया करते थे। ओके, जो पंचायत का खर्चा था वो गांव के खजाने से चलता था, यानी कि गांव का जो फंड होता था सभी के लिए ये फिक्स था कि इस फंड में सभी लोग कुछ ना कुछ पैसे डालेंगे, तो पंचायत का खर्चा इसी फंड से चलता था। इस फंड का यूज़ उन अधिकारियों की खातिरदारी के लिए किया जाता था जो समय समय में गांव का दौरा किया करते थे, यानी कि जो टैक्स लेते थे या दूसरे जो अधिकारी होते थे राजा के कोर्ट से आते थे, उनकी आव भगत का खर्चा भी इसी से किया जाता था, इसी फंड से किया जाता था। दूसरी ओर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता था जैसे कि ड्रॉट या फ्लड होती थी तो उस टाइम पर भी इसी फंड का यूज़ किया जाता था। अगर गांव में कोई दूसरे वर्क करवाने होते थे जैसे कि बांध बनवाना, नहर खुदवाना और ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती थी उस टाइम पर भी इसी फंड का यूज़ किया जाता था। ओके, पंचायत का एक बड़ा काम ये तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं वो अपनी जाति की हदों के अंदर ही रहें, कि उनकी जाति की जो हदें बताई गई हैं उसी के अंदर वो रहें। कि जैसे ये हलाल खोर हैं उनको बोला गया था कि वो गांव की बाउंड्री से बाहर रहेंगे, तो उन्हें गांव की बाउंड्री से बाहर ही रहना है, वो गांव की बाउंड्री के अंदर ना आए, इस चीज़ को देखने का काम भी पंचायत का ही होता था। ओके, अब पंचायत अगर किसी का टाइप के कोई झगड़े होते थे तो पंचायत जो है लोगों के ऊपर जुर्माना लगा सकती थी और उन्हें जो है गांव से बाहर निकाल सकती थी। ठीक है, समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कदम होता था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए किया जाता था। इस टाइम में जिस व्यक्ति को ये दंड दिया जाता था उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता था, उसे अपनी जाति और अपनी जो उसकी पोस्ट होती थी, जो उसका ऑक्यूपेशन होता था, उससे हाथ धोना पड़ता था। ओके, अब गांव पंचायत के अलावा, ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर एक जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें बहुत ज़्यादा ताकतवर होती थी। जैसे कि राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच में होती थी और ये लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ों को भी सुलझाती थी, कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई झगड़ा होता है तो सबसे पहले गाँव की पंचायत में ही सुलझाया जाता था। अगर पंचायत उसको सुलझाने में सक्षम नहीं होती थी फिर जो है उसको आगे पास किया जाता था। शादी से रिलेटेड सारी चीज़ें भी गांव की पंचायत ही फिक्स करती थी कि शादी जो है जाति के अंदर ही हो। जो शादी के लिए रूल बनाए हुए हैं, मैरिजेस के लिए जो रूल बनाए हुए हैं, गांव के लोग उसको फॉलो करें, इस चीज़ की देख देख भी गांव की पंचायत ही करती थी, ये भी उसी का काम होता था। ओके, अब बहुत सारे जो पंचायत हैं उनमें बहुत सारी पेटिशन्स मिली हैं, बहुत सारी अर्जियां मिली हैं। पेटिशन्स मीन्स अर्जी, किसी के खिलाफ कोई शिकायत करके जो कोई अर्जी डाली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पेटिशन। तो बहुत सारी पेटिशन्स मिली हैं। इन पेटिशन्स में क्या देखने को मिला है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हीं के खिलाफ ये पेटिशन्स मिली हैं। इन पेटिशन्स में लिखा हुआ है कि जो ये अपर क्लास के लोग हैं ये ज़बरदस्ती हमसे कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, और कई बार ये टैक्स देना लोअर कास्ट के लोगों के लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता था, तो इस टाइम पर वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। उन्होंने, लोअर कास्ट के लोगों ने ये लिखा है कि इस एक्सप्लॉयटेशन को बंद किया जाए और जो ये अपर कास्ट के लोग हैं इनको समझाया जाए कि वो जो है अपनी हदों में रहें और अपनी नैतिक दृष्टि में रहें। ओके, अब वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। ये जो लोअर कास्ट के लोग थे इनका मानना था कि ग्राम पंचायत को इस चीज़ की सुनवाई करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपना नैतिक फ़र्ज अदा करें और न्याय करें। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच में झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। जो मेनली जो झगड़े पाए गए हैं, जो पेटिशन्स पाई गई हैं, उनमें यही पाया गया है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो टैक्स ज़्यादा लेते हैं। अब जब इन लोअर कास्ट के लोगों को, जब छोटे किसानों के इन झगड़ों को नहीं सुलझाया जाता था तो ये लोग क्या करते थे, गांव छोड़कर भाग जाते थे। अब गांव छोड़कर भागने में बड़े पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा थी लेकिन उनको लेबर नहीं मिलती थी काम करने के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये गांव छोड़कर भागना इन छोटे कल्टीवेटर्स के लिए एक इफ़ेक्टिव वेपन बन गया था, एक बहुत अच्छा हथियार बन गया था।
ओके, इस तरह से हर एक गांव में जाति का सिस्टम हुआ करता था। नेक्स्ट वन इज विलेज आर्टिसंस। विलेज में जो आर्टिसंस, जो क्राफ्ट पर्सन्स, दस्तकार हुआ करते थे, अलग अलग तरह के उत्पादन के कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते का गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में गांव के जो सर्वे किया गया या जो मराठाओं के डॉक्यूमेंट्स हमें बताते हैं, तो वो ये बताते हैं कि नियर अबाउट किसी किसी गांव में तो उसकी पॉपुलेशन का 25% जो लोग थे वो क्या थे, आर्टिसंस ही थे। कई बार तो पीजेंट्स और इन आर्टिसंस के बीच में भेदभाव करना या इनको अलग अलग समझना, इनके बीच में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जो पीजेंट्स होते थे वो भी आर्टिसंस की तरह काम करते थे। ये खेत फसलों की कटाई पर और बुआई पर अपना काम करते थे, और जब इनके पास जो ये खाली टाइम होता था उसमें ये लोग क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन्स का काम करते थे, जैसे कि कपड़ों को रंगना, कपड़ों की छपाई करना, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के लिए जो हथियार यूज़ होते हैं उनको, जो औजार यूज़ होते हैं उनकी मरम्मत करना या उनको बनाना, ये सारे काम पीजेंट्स भी किया करते थे। जो गांव में ये पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, बार्बर्स हुआ करते थे, इनका एक स्पेशलाइज सर्विस होती थी कि ये लोग क्या करते थे, अपनी सर्विस के बदले इनको कुछ पैसे नहीं दिए जाते थे, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में होता है कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ दे देना, तो यहाँ पर विलेजेस में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में इनको कई बार पैसे, फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या कई बार ऐसे ही ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था जो खेती के लायक तो होती थी लेकिन खाली पड़ी हुई होती थी। तो इस तरह से इनकी जो ये सर्विस होती थी उसकी अदायगी की जाती थी। ठीक है, कई जगह पर ये बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी। अनदर वेरिएंट ऑफ दिस सिस्टम वेयर आर्टिसंस एंड इंडिविजुअल पीजेंट्स हाउस होल्ड एंटर्ड इन अ म्यूचुअल नेगोशिएशन। म्यूचुअल नेगोशिएशन होता था, इनके बीच में आपस में समझौता हो जाता था। ये लोग कहते थे कि हाँ, हम आपके लिए ये काम करेंगे और आप हमें ये दो। इसके बदले में कई बार क्या होता था कि कई बार पैसे दे दिए जाते थे या फिर खाने के लिए कुछ सामान दे दिया जाता था। तो इस सिस्टम को जजमानी सिस्टम कहा जाता था, और बहुत सारे विलेजेस में ये जजमानी सिस्टम देखने को मिला है। 18th सेंचुरी में मेनली, 16th और 17th सेंचुरी तक ये सिस्टम नहीं पाया जाता था, लेकिन 18th सेंचुरी में ये सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। ओके, अब गांव में धीरे धीरे जो ट्रेडिंग सिस्टम था, ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से गांव में धीरे धीरे नगद यानी कि चीज़ों के बदले में पैसे देने का सिस्टम भी स्टार्ट हो गया था। पहले ये सिस्टम नहीं होता था, पहले तो सिर्फ बार्टर सिस्टम ही होता था, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट वन इज़ अ लिटिल रिपब्लिक। गांव भी जो है एक छोटा रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होता है, जहाँ पर जनता का राज्य होता है। तो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बताया है कि जो ये गांव होते थे ये एक लिटिल रिपब्लिक ही होते थे, जहाँ पर सभी लोग मिलकर रहते थे, अपने काम करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में बराबरी होती थी। ओके, इनके बीच में जाति और जेंडर के नाम पर बहुत सारे विषमताएं पाई जाती थी, बहुत सारी अलग विषमताएं पाई जाती थी इनके बीच में। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों के फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था, और इस तरह से जो ये छोटे लोअर कास्ट के लोग थे इनका एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू होता ही रहता था। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नकदी के रिश्ते फैल चुके थे। यानी कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, सामान के बदले में सामान, लेकिन ट्रेडिंग की वजह से ये नकदी के रिश्ते यानी कि सामान के बदले में पैसा लेना, ये सारे रिश्ते जो हैं फैल चुके थे। तो कई जगहों पर अब देखने को मिला था कि गांव में भी बार्टर सिस्टम के कंपैरेटिवली इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता था कि सामान के बदले में पैसे दिए जाएं, और इसीलिए यहाँ जो विलेजर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने कॉटन, सिल्क और इंडिगो इनकी खेती करना शुरू कर दिया था अपनी इनकम को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ओके, टुडे विल डू अप टू हियर, सिर्फ इसी पार्ट को करेंगे, नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये पार्ट कैसा लगा, टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।